नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैसूर रियासत के बारे में जानकारी। मैसूर में कुल 4 युद्ध हुए अंग्रेजों और इसके साथ ही मैसूर के शासकों के मध्य। कुछ में अंग्रेज जीते तो कुछ में मैसूर के शासक जीते, और मैसूर के शासकों के साथ ही अन्य कारक भी रहे जो दल बदलने का काम करते रहे, जैसे कि निजाम, मराठाज, कर्नाटक के नवाब। तो इन लोगों ने भी रोल निभाया। सर, ये जो मैसूर रियासत रही है इसमें वाडियार वंश का शासन था, और वाडियार वंश की स्थापना की थी युदुराया वोडेयार ने। युदुराया वोडेयार ने 1399 में वाडियार वंश की स्थापना की थी। ये जो वाडियार वंश के लोग थे ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत थे, और ये लोग सामंती घराने से रिलेट करते थे। और जैसे ही विजयनगर का विघटन होगा 1565 के आसपास ये लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र होकर ये लोग शासन करने लगेंगे और मैसूर में शासन करेंगे। तो इस तरीके से वाडियार वंश का शासन था मैसूर में, और इन्होंने ही अपनी राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित कर दिया था। फिर देखेंगे कि इन्हीं में एक राजा होता है जिसका नाम होता है चिक्का कृष्णराज वाडियार सेकंड। चिक्का कृष्णराज वाडियार सेकंड। और इसी के समय में हैदर अली नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पूर्व में दलवाई या कमांडर इन चीफ था। मतलब है कि वो सेना को संभाला करता था, और उसने अपना इतना प्रभाव बना लिया मैसूर में कि आगे चलकर वो मुख्यमंत्री बन गया, और मुख्यमंत्री रहते हुए ही वो एक राजा के रूप में काम करने लगा। जैसे कि आप देखेंगे कि मराठाज में पेशवा होते थे, पेशवा शक्तिशाली हो गए थे, वैसे ही यहाँ पर इन वाडियार वंश के शासकों के ऊपर ये हैदर अली प्रभावी हो गया था। और जब हैदर अली प्रभावी हुआ तो 1761 में उसने मैसूर में आर्थिक सुधार किए, और इसी कारण कहते हैं कि उसने मैसूर की स्थापना की। मैसूर के काफ़ी हिस्से उसने संगठित करके और इसके साथ ही उसने मैसूर की स्थापना की। अब देखेंगे कि हैदर अली का पूरा नाम शम्स उल मुल्क आमिर उद्दौला नवाब हैदर अली खां था। अंग्रेजों के साथ प्रथम 2 युद्ध लड़े हैं, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इन 2 में भूमिका हैदर अली ने निभाई, और उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अगले 2 युद्धों में भूमिका निभाई। सर, ये जो अंग्रेज थे इन्होंने बंगाल जीत लिया था और ये मैसूर जीतना चाहते थे, लेकिन यहां हमें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने धैर्य नहीं छोड़ा और संघर्ष नहीं छोड़ा। ये 2 चीजें अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी। इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ने की क्षमता थी उनमें, तभी वो जीत पाए, तभी वो भारत में शासन कर पाए। भारत के इतने सारे संघर्षों से उन्होंने पार पा लिया था। आइए देखें फिर क्या हुआ कि इस हैदर अली के समय में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य। अंग्रेज मैसूर को जीतना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बंगाल जीत लिया था। और देखिए विस्तार नीति, उन्होंने अपनी विस्तार नीति को फैलाया। वो चाहते थे कि हमारा जो विस्तार बंगाल में है वो भारत के कोने कोने में फैल जाए, इसीलिए उन्होंने मैसूर पर नजर गड़ाई अपनी। और फिर हम देखेंगे कि यह युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, और यह युद्ध 1768 से 69 तक, या फिर कहें 1767 से 69 तक, ये 2 तिथियां आपको मिलने वाली हैं। और ये तिथि आपकी यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछी गई है। तो सर यहां से युद्ध स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेज और निजाम एक संधि करते हैं 1766 ईस्वी में, और 1766 ईस्वी में जब ये संधि कर लेंगे, यह निजाम चाहता था कि उसे उत्तरी सरकार तट प्राप्त हो जाए अंग्रेजों से,
और इसीलिए पूर्व में उसने मैसूर के शासक से भी कहा था कि ऐसा करते हैं, हम लोग संधि कर लेते हैं और अंग्रेजों से छीन लेते हैं। लेकिन चूंकि हैदर अली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने जाकर अंग्रेजों से ही संधि कर ली और अंग्रेज भी मान गए कि हम तुम्हें उत्तरी सरकार तट दे देंगे, लेकिन ऐसा करो कि तुम मैसूर पर चल के आक्रमण करो। तो इन्होंने निजाम को उकसाया, हैदराबाद का निजाम। जब निजाम को उकसाया गया तो उसके बाद देखेंगे कि उसी समय हैदर भी था जो कि मराठाओं के साथ युद्ध में बिजी था, और मराठाओं के साथ युद्ध में बिजी रहने के दौरान उसको यह खबर लगी कि अंग्रेज लोग निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर आक्रमण करेंगे। सर, हमें यहां यह समझना होगा कि हैदर अली मुख्यमंत्री के रूप में था और वो प्रभावी हो गया था। कहीं कहीं हमें शासक मिल जाता है क्योंकि वो इतना प्रभावी था, लेकिन वाडियार वंश का शासन 1947 तक चलता रहा है मैसूर पर। बीच में जहां हम देखेंगे कि ये लोग प्रभावी हो गए हैं 1761 से, उस दौरान वाडियार वंश के जो शासक रहे हैं वो निम्न कोटि के हो गए थे, इसीलिए शायद ये प्रभावी हो पाए थे। तो इस हैदर अली ने देखा कि जैसे ही निजाम और अंग्रेजों ने संधियां की हैं और वो आक्रमण करना चाहते हैं, तो हैदर ने इस निजाम के पुत्र की सहायता ली जिसका नाम था महफूज खां। उससे सहायता ली और कहा कि ऐसा करते हैं, आप लोग और मराठा दोनों हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ। अंग्रेज तो विदेशी हैं, हम तो देश वाले हैं, हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हैं, मिलकर युद्ध करते हैं। अब देखिए कि मराठाओं को इन्होंने धन प्रलोभन दिया था, क्योंकि मराठा लोग धन की चाय रखते थे, राज्य की चाय नहीं रखते थे। उनके नियम ही थे कि वो लोग धन लूट कर ले जाते थे और इसके बाद फिर से दशहरे के समय वो लोग तिलक लगाकर निकलते थे और बरसात के समय वापस अपने किलों में चले जाते थे। ये उनके कार्य थे। तो इन्हें धन प्राप्त होगा तो वो उधर भी जा सकते हैं। आगे देखेंगे निजाम को प्रदेश का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हें कुछ प्रदेश दे देंगे और हो सकता है कि अंग्रेजों को हराकर उत्तरी सरकार तट भी मिल जाएगा, तो निजाम भी इनके साथ सम्मिलित हो जाएगा। अब देखिए कि इन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, और कर्नाटक था अंग्रेजों का मित्र राज्य। जैसे ही इन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण किया तो अंग्रेज लोग कर्नाटक की तरफ से लड़ेंगे, और शायद उन्हें मौका भी चाहिए था कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम लोग हैदर अली को परास्त करें, और इसीलिए उन्हें मौका भी मिल गया। अब देखिए कि 1767 ईस्वी में संगम हुआ तिरुवन्नमलाई में अंग्रेजों द्वारा हैदर अली को पराजित किया गया, और यहां पर कर्नल स्मिथ द्वारा पराजित किया गया था। यहां देखेंगे कि संगम पर स्मिथ थोड़ा सा पीछे हटा, और इसके बाद तिरुवन्नमलाई में भी पीछे हटा, लेकिन बाद में उसने संघर्ष करते हुए हैदर अली को परास्त कर दिया था। फिर देखिए कि 1768 में जैसे ही निजाम ने देखा कि अरे हैदर अली अंग्रेजों से जीत ही नहीं पा रहा है, तो उसने फिर से पाला बदल दिया। अब वो अंग्रेजों के साइड चला जाएगा और वो सोचेगा कि अंग्रेजों के साथ रहना ज़्यादा लाभप्रद है। फिर हम देखेंगे कि 1769 में मंगलौर में हैदर ने अंग्रेजों को हराया और मद्रास तक धकेल दिया। मंगलौर कर्नाटक में, वहाँ एक युद्ध होगा और उसमें हैदर ने अंग्रेजों को ही हरा दिया, और इस तरीके से अंग्रेज हारे इस युद्ध में। फिर देखेंगे कि 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि होती है, और ये मद्रास की संधि हैदर अली की शर्तों पर होगी, क्योंकि अंग्रेज हार चुके हैं और हैदर अली जीत गया है। तो जो शर्तें रखने वाला व्यक्ति होगा वो हैदर अली होगा। तो देखेंगे कि हैदर और लॉर्ड हैरी वेरेलस्ट के मध्य यह संधि हुई थी। हैरी वेरेलस्ट अंग्रेज थे और हैदर, इनके बीच एक संधि हो जाती है, और ये लोग डिसाइड करते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग करूर को छोड़ के बाकी सब
जो क्षेत्र आपके विजित किए होंगे वो सब आपको सौंप देंगे। और इसी तरीके से हैदर अली ने कहा कि जहाँ कहीं भी अंग्रेज़ों को आवश्यकता होगी वहाँ मैं उनकी सहायता करूँगा, और अंग्रेज़ों से भी यह कहलवाया कि जहाँ कहीं भी मुझे सहायता होगी तो आपको भी सहायता करनी होगी, यानी एक दूसरे को ये लोग सहायता करेंगे। और यही थी मद्रास की संधि। और इस युद्ध के पश्चात हम देखेंगे कि यह प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें यह बात भी जाननी होगी कि इनमें कौन कौन से पक्ष लड़े थे। तो इनमें लड़ने वाले पक्ष में अंग्रेज, मराठा निजाम और कर्नाटक नवाब, ये चारों एक साइड थे, और दूसरी साइड हैदर अली अकेला लड़ रहा था। इस युद्ध में हैदर अली ने बेडनूर, केनरा और केनरा के साथ साथ गुहा और लुंड, ये 4 जगहें जीती थीं हैदर अली ने। वहीं अंग्रेजों ने करूर पर अधिकार कर लिया था। और देखेंगे कि इस युद्ध में त्रावणकोर के राजा शामिल नहीं हुए थे। इस युद्ध में मुख्य नेतृत्वकर्ता की भूमिका कर्नल स्मिथ की रही है। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो गए, और अंग्रेज जब पराजित होंगे तो फिर आगे चल के एक नया युद्ध होगा, क्योंकि अंग्रेज हार नहीं मानने वाले थे। और वो नया युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो आइए देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था। तो देखिए भाई, 1771 में मराठों का मैसूर पर आक्रमण होता है। मराठा लोग जब मैसूर पर आक्रमण करेंगे तो हैदर अली अंग्रेज़ों से सहायता मांगेगा कि जो हमारी संधि हुई है उसके तहत आप हमें सहायता करिए। लेकिन अंग्रेज लोग, चूँकि वो इसको हराना चाहते थे, इसके राज्य में कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वो इसकी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी इसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ये उस वक्त काफ़ी शक्तिशाली थे, हैदर अली काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि जब मराठा आक्रमण कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, शायद यही लोग लड़ मर जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर देखेंगे कि उसी समय मराठा और निजाम भी आपस में लड़ रहे थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में इनकी भी तनातनी स्टार्ट थी। और इसी बीच देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने 1773 में माहे पर अधिकार कर लिया। और जब इन्होंने माहे पर जाकर अधिकार किया तो हैदर अली को लगा कि हो सकता है ये आगे चल के हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ जाए। तो हैदर अली ने मराठा व निजाम के साथ संधि कर ली कि हम लोग संधि कर लें और इन अंग्रेज़ों को रोके, जैसा कि पहले वाले में हुआ था। अब देखिए कि संधि करने के बाद इनके साथ ही यहाँ पर बरार का राजा भी इनके साथ शामिल था। फिर जुलाई 1780 की बात आती है और ये लोग मिलके, ये जो त्रिकुट है आपका, ये मिलके आक्रमण करेगा अर्काट पर। और जैसे ही अर्काट पर आक्रमण करेगा, अर्काट चूंकि अंग्रेजों का मित्र राज्य था, और जब उस पर आक्रमण होगा, अर्काट या कर्नाटक भी कह सकते हैं, तो उस पर जब आक्रमण होगा तो अंग्रेज लोग हेल्प करने जाएंगे। और अब कौन हेल्प करने जा रहा है, तो वो है आपका जनरल बेली। तो जनरल बेली और हैदर के मध्य युद्ध होगा। इस युद्ध में हैदर जीत जाएगा और अर्काट पर अधिकार कर लेगा। जब अर्काट पर ये अधिकार कर लेगा तो जो वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल में बैठा हुआ था, वो कहेगा कि ऐसा करते हैं, हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो इसके सहायक हैं उन्हें हम तोड़ें। तो उसने निजाम को गुंटूर देकर और इसके साथ साथ माधव जी सिंधिया व भोसले को अपने साथ मिला लिया। यह उसकी रणनीतियाँ थी कि हम इसको कमज़ोर करें, हैदर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए कि निजाम फिर से चला गया अंग्रेज़ों के पास। फिर देखेंगे कि इसी समय 1780 के आसपास आयरकुड नया गवर्नर जनरल बनकर आता है, और उसकी भी गतिविधियां हैदर अली के लिए वही थीं जो वारेन हेस्टिंग्स की थी। उसने 2 युद्ध किए, एक पोर्टानोवो का युद्ध किया और दूसरा पोलीलूर में। ये 2 युद्ध होंगे।
और दोनों ही युद्धों में इसने हैदर अली को परास्त किया। आइए देखते हैं कि ये जो पोर्टा-नोवो का युद्ध था, इसको अब पोर्टा-नोवो को परंगपेट्टई के नाम से जाना जाता है और एक कुड्डलौर तमिलनाडु में पड़ता है। तो यह युद्ध 1 जुलाई 1781 को हुआ था, आयरकूट और हैदर के मध्य। हैदर हार गया। इसी तरह हम देखेंगे कि पोलीलूर का युद्ध, ये कांजीवरम के आसपास कहीं पड़ता है। ये पोलीलूर तमिलनाडु में, यहाँ जो युद्ध हुआ था वो 27 अगस्त 1781 को हुआ था। यह भी आयरकूट और हैदर के मध्य हुआ था। इसमें भी हैदर हार गया था। जब इस तरीके की बात हुई तो आगे चल के हैदर ने सितंबर 1782 के आसपास आयरकूट को हरा दिया। एक युद्ध लड़ा गया और उसमें आयरकूट हार गया और इसी युद्ध में हैदर काफ़ी चोटिल हो गया और जिस कारण उसकी 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को मृत्यु हो गई। जो हैदर अंग्रेजों से टक्कर ले रहा था उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद उसका पुत्र आएगा जो कि उसकी गद्दी पर बैठेगा और वो टीपू सुल्तान होगा। टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर, ऐसा शेर जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, वो शेर आ गया, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। और इस संधि के लिए जो प्रस्ताव रखा था वो लॉर्ड मैकार्टनी ने रखा था, दोनों ही पक्षों के सामने। अंग्रेजों से कहा कि आप लोग संधि करो मैसूर के साथ, ज़्यादा लॉस ना करो। तो उन्होंने मैसूर के साथ संधि कर ली और इसके बाद दोनों ने ही अपने विजित क्षेत्र लौटा दिए। इन युद्ध में जो भी विजित क्षेत्र रहे हैं वो अंग्रेजों ने भी लौटा दिए और इसके साथ ही हैदर अली की मृत्यु के बाद जो शासक बना था टीपू, उसने भी जितने क्षेत्र हैदर अली ने विजित किए थे उन सबको लौटा दिया और यहाँ से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब देखेंगे कि अभी भी अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे, अभी भी उन्हें लड़ने की आस होगी और अब अगला युद्ध होगा जिसे आप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। हम देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मुख्य भूमिका वारेन हेस्टिंग्स की थी, क्योंकि अधिकतर समय जिसमें युद्ध लड़े गए वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए। और जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे वो कॉर्नवालिस के समय में लड़े जाएंगे। तो ये कई बार एग्जाम में आता है। पहला होगा जिसमें हम बात करेंगे, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मुख्य रोल था कर्नल स्मिथ का, कर्नल स्मिथ। द्वितीय में मुख्य रोल था वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय में मुख्य रोल था कॉर्नवालिस और चतुर्थ में मुख्य रोल था वेलेस्ली। इन 4 व्यक्तियों ने अलग अलग युद्धों में रोल अदा किया। तो आइए अब हम बात करें अगले आंग्ल मैसूर युद्ध की, जिसे आप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था और ये कई चरणों में चला था। एक चरण में युद्ध नहीं हो पाया। प्रथम चरण में टीपू और मिडो के मध्य छुटपुट घटनाएं होती रहीं और उनमें मिडो असफल रहा, टीपू को हरा नहीं पाया। फिर द्वितीय चरण जो है वो दिसंबर 1790 से स्टार्ट होता है और कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस गवर्नर जनरल ने वेल्लोर और अंबूर जीता 1790 ईस्वी में, 1790 में, जो कि तमिलनाडु में पड़ते थे। तो इन क्षेत्रों को उसने विजित कर लिया। इसके अलावा देखिए कि टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक आ गया। श्रीरंगपट्टनम कहें या फिर श्रीरंगपट्टनम कहें। और देखेंगे कि यह अंत का महीना है, दिसंबर 1790। तो अगला जो लग जाएगा वो 1791।
तो 1791 के प्रारंभिक महीने में इन्होंने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया, जहां पर आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान वहां उपस्थित था। और कॉर्नवालिस के साथ कौन था? कॉर्नवालिस के साथ उसका सहायक मीडो था, स्टुअर्ट था, मैक्सवेल था, हंटर था, और इसके साथ ही मराठा और निजाम भी शामिल थे, इनकी भी सेनाएं शामिल थी। और इस त्रिगुट ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया, त्रिगुट ने उस दुर्ग को घेर लिया। अब देखिए कि आगे क्या हुआ। तो मजबूर होकर, विवश होकर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, क्योंकि वह ज़्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता था, और वह डर भी गया था क्योंकि उसके साथ काफ़ी सेनाएं थीं, और इसलिए उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में हुई थी। हम देखेंगे इस संधि में टीपू ने आधा राज्य निजाम, मराठों और अंग्रेजों को दे दिया, यानी टीपू ने अपना आधा राज्य गंवा दिया इस श्रीरंगपट्टनम की संधि में। आगे देखेंगे युद्ध का हर्जाना 3 करोड़ रुपया। जो कुछ भी इनके मध्य युद्ध में क्षति हुई थी उसकी पूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपए का हर्जाना टीपू ने अंग्रेजों को दिया, और टीपू ने अपने 2 बेटे गिरवी रखे ताकि अंग्रेज आश्वस्त हो जाएं कि टीपू अब उन पर आक्रमण नहीं करेगा। इसीलिए 2 बेटे उसे गिरवी रखने पड़े। और देखिए कि जब बेटे गिरवी रखने पड़ रहे हैं तो टीपू को अंदर से आत्मग्लानि महसूस होगी। टीपू को लगेगा कि अरे अंग्रेजों ने तो मुझसे मेरा राज्य भी छीन लिया और मेरे बेटों को भी गिरवी रखवा लिया, यानी अपमानित महसूस करेगा। और इसलिए अब वह संवाद करना प्रारंभ करेगा अफगानिस्तान से, मॉरिशस से, फ्रांस के नेपोलियन से, वहाँ से संवाद करना स्टार्ट करेगा, फ्रांसीसी कंपनी से कि आप मेरी सहायता करो, हम इनको खदेड़ देंगे। अब देखिए कि इसी कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, मार्च 1799 से स्टार्ट होगा और मई 1799 तक चलेगा। देखेंगे कि टीपू ने जब मदद मांगी थी इनसे तो इनमें से किसी ने भी टीपू को मदद नहीं दी, तो टीपू खुद ही लड़ने वाला था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को वह खुद लड़ेगा, इसीलिए उसको शेर कहा जाता है। जब किसी ने सहायता नहीं दी तब भी मैं लड़ूंगा, ये दृढ़ निश्चय था उसका। अब देखिए कि इस युद्ध में आर्थर वेलेस्ली ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आर्थर वेलेस्ली अपने इन सैन्यपतियों से कहता है, अपने इन सेनापतियों से कहता है कि जाओ और इस बार श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लो। हैरिस मुख्य नेतृत्व करता था सेना का, उसके साथ ही स्टुअर्ट भी था। ये दोनों लोग आगे बढ़ते हैं वेलेस्ली के आदेशों पर, और इसके बाद ये श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लेंगे और वहां पर फिर युद्ध स्टार्ट होगा। और उसी युद्ध में दुर्ग में ही 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु हो जाती है, यानी मैसूर का शेर अब सो गया। और वेलेस्ली बहुत खुश हुआ। वेलेस्ली ने कहा कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। जिसने मैसूर जीत लिया था वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे और टीपू की मृत्यु के बाद खुश तो होना ही था, क्योंकि इन्हें मैसूर प्राप्त होने वाला था। और भी इन्होंने कहा कि अब भारत हमारा है, यानी मैसूर हमने जीत लिया, बंगाल हमने जीत लिया, जो कि उस समय की काफी बड़े बड़े राजाओं वाले क्षेत्र थे, उनको हमने जीत लिया, यानी अब भारत हमारा ही है, हम लोग आगे भारत को विजित कर लेंगे। ऐसी संभावना अंग्रेजों को मिल गई थी। अब देखेंगे हम लोग कि टीपू क्यों मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू ने कुछ तो काम किए होंगे, तभी तो मैसूर का शेर कहते हैं। तो आइए बात करते हैं टीपू को क्यों मैसूर का शेर कहा जाता है। तो देखिए कि मैसूर का शेर उसकी उपाधि थी। उसने दक्ष सैन्य बल तैयार किया, उच्च कोटि की तकनीक का प्रयोग किया और सेना को ट्रेनिंग देने के लिए रिपो नाम के एक फ्रांसीसी को अपॉइंट किया था कि आप, चूंकि फ्रांसीसी उस समय अच्छे खासे दक्ष थे सेना में, सैन्य नेतृत्व में, इसलिए उसने फ्रांसीसी को नियुक्त किया था ताकि फ्रांसीसी लोग ट्रेंड करेंगे तो हमारी सेना जो होगी वो अच्छे तरीके से अंग्रेजों से लड़ पाएगी, अंग्रेजों की टक्कर में खड़ी हो पाएगी।
इसलिए उसने ऐसा किया। अब देखिए कि 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया था, नौसेना बोर्ड का गठन, और इसके साथ ही जहाज़ों का निर्माण करवाया था इसने, लड़ाकू जहाज़ों का और यात्रियों को ढोने वाले जहाज़ों का, दोनों का ही निर्माण करवाया था। फिर देखिए आधुनिक कैलेंडर पद्धति को स्टार्ट किया था। मंगलौर, वजीदाबाद, मौलिदाबाद में 3 गोदियों की स्थापना की थी, जहाज बनाने वाले घाटों की स्थापना की थी। आगे देखेंगे कि श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए धन भी दिया था। मैसूर का श्रृंगेरी मंदिर, उसके लिए इसने धन दिया। आगे देखेंगे रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। फिर आगे है मैसूर में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन प्रारंभ करवाया था, सर्वप्रथम रेशम उत्पादन प्रारंभ करवाया। इसने कई सिक्के जारी किए थे, जिनमें आबिदी, बाकिरी, जाफरी और काजमी ऐसे 4 सिक्के थे, जिनके अलग अलग वजन हैं, जैसे 87 ग्रेन, 43 ग्रेन, 20 ग्रेन और 0.8 ग्रेन। तो अलग अलग वजन के सिक्के जारी किए थे टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान। फिर हम देखेंगे कि जब युद्ध कंप्लीट हो गया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, टीपू की मृत्यु हो गई, तो उस समय उसके अंग्रेजों ने उसके राज्य का क्या किया। तो देखिए टीपू का जो परिवार रहता था उसको वेल्लौर भेज दिया गया और मैसूर को अंग्रेजों और निजाम ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा और इसके साथ साथ श्रीरंगपट्टनम प्राप्त हुए। वहीं निजाम को गूटी, गुर्रमकोंडा और चित्तल दुर्ग प्राप्त हो गए और कुछ राज्य शेष बचा, तो उन्होंने वाडियार वंशीय 4 वर्षीय राजकुमार को सौंप दिया। और राजकुमार चूंकि छोटा था तो उस पर सहायक संधि भी थोप दी गई, वेलेजली की सहायक संधि। फिर देखिए कि वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि मिली, मार्क्विस की उपाधि वेलेजली को किसके बाद मिली थी, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मिली थी। फिर देखिए कि 1831 में विलियम बेंटिक ने यहाँ पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और इसके बाद प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। लेकिन वहीं 1880 में रिपन ने पुनः राजा को सौंप दिया और इसके बाद वाडियार वंश का शासन चलता रहा। मैसूर 1947 तक वाडियार वंश के अधीन रहा है और इसके बाद हमें भारत में स्वतंत्रता मिल गई। सभी जो रियासतें रही हैं उनका एकीकरण हो गया और इस तरीके से मैसूर का भारत में विलय हो गया। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि अंग्रेज़ों ने ये युद्ध किए हैं और मैसूर को जीतने में काफ़ी समय लगाया है और इसके साथ ही वहीं देखते हैं कि टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे वीर हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से अकेले रहते हुए भी लड़ा है, कोई सहायक नहीं, फिर भी लड़े हैं अंग्रेज़ों से। और जहां उनके साथ मराठा और निजाम भी शामिल होते थे, फिर भी अंग्रेज़ों से टक्कर ले ली है। तो इन वीरों को हम सलाम करते हैं और इसी तरह हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे इतिहास के नए पहलू। और तब तक के लिए आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसी तरह जुड़े रहिए योग इंस्टीट्यूट के साथ।